हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज टेस्ट 3 वीडियो सॉल्यूशंस। यानी जो हमारा पीरियोडिक टेबल का टेस्ट है 2021 का, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं वो देखेंगे, किन मिस्टेक से अपने को अवॉइड करना है। जो पीरियोडिक टेबल के अपने कॉन्सेप्ट्स है उनको रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट साथ के साथ देख लेंगे। मतलब ओवरऑल जब आप ये वीडियो सॉल्यूशंस देखेंगे, इसके बाद आपका पूरा पीरियोडिक टेबल रिवाइज हो जाएगा। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है तो प्लीज पहले पेपर अटेम्प्ट करें, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखें, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो ओनली एंड ओनली आपका टाइम वेस्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर रिवीजन इन पीरियोडिक टेबल, उनकी लिस्ट बना लो। यहां पे लिखे हुए हैं 4th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, 21st क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन है, 29th क्वेश्चन है, 36th क्वेश्चन है, 37th क्वेश्चन है, 39th क्वेश्चन है, 40th क्वेश्चन है, 42nd है और 45th है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये आप एज ए रिवीजन अपने पास रख सकते हैं, या इनमें आपसे मिस्टेक हुई तो लिख सकते हैं। अगर आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर लिया है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। मतलब मैं बस ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चंस देता चलूँगा कि हर टेस्ट के साथ 45 में से 10 to 12 15 तक कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जिनको आप रिवीजन के तौर पे पर चैप्टर रख सकें, या उनमें कोई मिस्टेक है उसको नोट डाउन करके रख सकें। ठीक, तो आज अपने को ये डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्या मिस्टेक हो सकती है, कैसे मिस्टेक से आपको बचना है, एग्जामिनर आपसे क्या क्या मिस्टेक करवा सकता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो आपको बड़े ध्यान से एक एक चीज को सुनना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द एलिमेंट्स हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, देखो क्रिप्टन 4d10 4f14 5s2 5p6 5d2 6s2। ठीक, तो कभी भी हम कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखते हैं, एक्चुअल में जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स रहती है वो ऐसे रहती है, NH की सबसे कम, फिर इससे ज़्यादा n-2f की, ठीक, और फिर किसकी आती है n-1d की, और फिर np की। समझ आई भाई बात? तो जब भी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी तो इस ऑर्डर में होगी। मान लीजिए यहाँ पे n = 6 है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 6s में जाएंगे, फिर 4f में जाएंगे, फिर हमारे 5d में जाएंगे, और फिर 6p में जाएंगे। ये ऑर्डर रहेगा। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल क्या है, 6 है, वैलेंस सेल यही है। ठीक, वहां पे देखो n = 6 है। अब जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाता है उस एलिमेंट को, उसी ब्लॉक का क्या बोल देते हैं कि उसी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक, जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में आपने क्या लिखा, अगर आप लिखोगे आउटर मोस्ट क्या लिखा हुआ है, 6s में गए पहले इलेक्ट्रॉन, ठीक, 6s2 4f14, ठीक, फिर किस में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d2, 6p तो नहीं है ना वहां पे, यानी d में लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका गया है, और d में लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर गया है तो ये d ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये मैंने अच्छे से आपको सिखाया था, ऐसे हम कर लेंगे, आंसर C आ जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। ऐसे क्वेश्चन कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है, इसको नोट कर लो। अगर आपका मिस्टेक हुआ है, पैटर्न मैंने सिखा ही रखा आपको कि हम ऐसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं, और ये चीज आपको हमेशा ध्यान रहनी चाहिए। एक बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है ये, एज इट इज n = 6 हो तो कैसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी, ये आपके नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैंने आपको एक चीज और साथ के साथ रिवाइज करा दी। यानी हम करेंगे क्या, क्वेश्चन एक डिस्कस करेंगे लेकिन चीजें बहुत सारी सीखते चलेंगे। ठीक है, आपके पास टाइम है तो आपको पूरे वीडियो सॉल्यूशन देखने चाहिए, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशंस में लर्निंग ज्यादा होती है। मैं मतलब 45 क्वेश्चन में सारा तो टॉपिक आपको रिवाइज करवा देता हूं, जो भी पॉसिबल मिस्टेक्स होती हैं वो सारी मैं आपको मिस्टेक्स बता देता हूं। तो कोशिश किया करो सारे देखो, और नहीं तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन तो जरूर देखे जाए जिनमें या तो आपको डाउट है या आपने मिस्टेक्स कर रखी हैं। इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू द 4th पीरियड एंड 15th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो होता क्या है यहाँ पे, अगर हम बात करें भाई, अगर देखा जाए 4th पीरियड है, हमारे टोटल 7 पीरियड होते हैं, है ना, और एंड 18 ग्रुप हैं। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है, ऐसे हमारे ये ग्रुप रहते हैं, ठीक, और ये रोज में ये पीरियड रहते हैं। ठीक, अब उसने क्या बोला, 4th पीरियड है एंड 15th ग्रुप है। 15th ग्रुप ऐसे 1 2 3 4 5 15th ग्रुप है,
1 2 3 एंड 4th पीरियड का एलिमेंट है। समझ आई कि नहीं आई बात। अब 15th ग्रुप किसका आएगा, अब अगर देखेंगे काउंट करके तो 15th ग्रुप 5A यानी नाइट्रोजन फैमिली आएगा। और नाइट्रोजन फैमिली में क्या करेंगे, n इक्वल टू फर्स्ट में, इसमें तो कुछ नहीं रहेगा, n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, नाना पार्टिकल ऐसे सब भिखारी, ये होता है। ठीक, यानी ये इसकी बात कर रहा है। समझ आ रही बात। अब देखो, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इट हैज कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इट हैज कंप्लीटली फिल्ड एंड एस एंड पी ऑर्बिटल एंड पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, इट हैज कंप्लीटली filled s and p orbitals and half filled d orbitals, it has a half filled p orbitals and completely filled s and d orbitals। तो ये आपको ऐसे बताना है। तो अगर इसकी बात करें हम, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP3। समझ आ रही बात। और आपको पता है NH2 NP3 में फिलिंग से पहले NS N-2F और N-1D और NP ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई होगी, है ना। यानी इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, N-2F पहले लिखा जाएगा, फिर N-1D लिखोगे लिखते टाइम, लेकिन ये एनर्जी का ऑर्डर है। अभी जो हमने लिखा था ये एनर्जी का है। ठीक, ये ऐसे लिख रहे हैं हम, NH2 NS NP ऐसे लिखोगे। तो इसमें अगर N इक्वल टू 4 रख दिया, या इस बात को मत लिखो, ये आपको अगर कंफ्यूज कर रही है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें N इक्वल टू 4 पुट करो, क्योंकि 4th पीरियड का एलिमेंट है, ये 4s और 2f होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। फिर क्या होगा, इसकी जगह इसके बाद किस में आएगा, 3d में आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और फिर किस में आएंगे, 4p में आएंगे। यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा होगा, 4s2 4d10 और 4p3। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 3d10 4s2 4p3। किसका है ये आपका आर्सेनिक का है। ये ऑर्डर आएगा ऐसे। समझ आ रही बात। तो अब हम क्या बोलेंगे, यानी इसमें D सबसेल फुल फिल्ड है, S फुल फिल्ड है और P हाफ फिल्ड है। तो आंसर कौन सा आ गया, इट हैज ए फिल्ड हाफ फिल्ड P ऑर्बिटल एंड कंप्लीटली फिल्ड S एंड D ऑर्बिटल्स। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, D आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई। ये ऐसे क्वेश्चन करना था, बहुत टफ नहीं है। इसको लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117 इफ डिस्कवर्ड वुड बी प्लेस्ड इन नोबल गैस फैमिली, अल्कली फैमिली, अल्कलाइन अर्थ फैमिली और हेलोजन फैमिली। तो इसमें आपको बताना, देखो एक्चुअल में होता क्या है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ, सेवंथ ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम आता ओनली, ठीक, 1 से 2। नेक्स्ट में आपका लिथियम से लेकर के नियोन तक आता है, 8 एलिमेंट्स। उससे नेक्स्ट में क्या आएगा आपका, सोडियम से आर्गन तक जाते हैं, 11 to 18। फिर इसके बाद आपका पोटेशियम 19 से क्रिप्टन 36 तक जाएगा। फिर N इक्वल टू 5 में किससे जाएगा, इसके बाद आपका रूबिडियम 37 से किस तक जाता है, जिनोन 54 तक। फिर सीजियम 55 से कहाँ तक जाएगा आपका, रेडोन, और रेडोन कौन सा, रेडोन ये है आपका 86। और फिर फ्रांसियम 87 से कितना होता है यहाँ पे 118, UO 118 ये रहता है आपका। ठीक, तो अब इसमें हमने ये सीख रखा है। अब देखो, पहले में 2 एलिमेंट, इसमें 2 आए, इसमें क्या है 8 आए, इसमें भी 8 आए, इसमें 18 आए, इसमें 18 आए, इसमें आपके 32 आए और इसमें भी 32 आए। ठीक है, दोनों लॉन्गेस्ट पीरियड है, ये स्मॉलेस्ट पीरियड है। ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं आपको। अब वो बोल रहा है उसका 117 है। ठीक, यानी कौन सी फैमिली का होगा, आप सिंपल सी बता सकते कि नहीं बता सकते, आपका हेलोजन फैमिली आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 118 क्या आ रहा है आपका, इनर्ट गैस है। उससे पहले क्या रहा होगा, 117 वाला। ठीक, यहाँ पे रहा होगा वो 117 और यहाँ पे रहा होगा, तो यानी हेलोजन फैमिली है। समझ आई कि नहीं आई बात। और फिर भी मान लीजिए आपको इससे भी समझ में नहीं आता, 117 पता चल गया आपको, यानी 87 से 118 के बीच में आ रहा है, तो n इक्वल टू कौन सा पीरियड है, 7th पीरियड हो गया ना, 7th पीरियड का एलिमेंट है। और मैंने आपको इलेक्ट्रॉन बोला है कि कैसे फिलिंग करेंगे, विदाउट एनी एक्सेप्शन, n+n रूल को फॉलो करते हुए, NS N-2F और N-1D और NP, ये सिखाया मैंने आपको।
अब देखो यहाँ पे क्या है, रेडोन में यानी 6 पीरियड तक कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुके हैं। ठीक, रेडोन कितने 86, कितने तक जाना है 117 तक, तो इसको लिखोगे 7s 5f 6d और 7p, ये आएगा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो 7 इसमें 2 गए 86 और 2 88, क्योंकि 6 सेल में 6 सेल कंप्लीट हो चुकी है और उसमें 86 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो 7th पीरियड में कितने जाएंगे भाई, 7th सेल में कितने जाएंगे, 7th सेल का ऑर्डर ये आएगा, बचे हुए इलेक्ट्रॉन सारे 7th सेल में आएंगे और 7th सेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्डर ये आएगा यहाँ से n+l रूल से। ठीक, तो इसमें 2 आए 88 हो गया, इसमें 14 आ गया, कितना हो गया टोटल 102 हो जाएगा, 88 और 14। इसके बाद इसमें 10 आ गए, कितना हो गया 112 और फिर बचे 5 यहाँ जाएंगे। ठीक, ये किसका है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैलोजन फैमिली का। आपने पढ़ा ना क्या होता है NH2 NP5, ये यहाँ पे यही तो है 7H2 7P5। ठीक, तो इसलिए यहां से भी अपने को पता चल रहा है हैलोजन फैमिली का ये एलिमेंट है, आंसर इसका डी आ जाएगा, ये भी लिख लो। देखो मैंने साथ में ना आपको ग्रुप, अच्छा ये मैंने आपको ब्लॉक फाइंड आउट करना बताया है। पीरियड क्या आता है, पीरियड अपने को क्या पता चलता है, आउटर मोस्ट सेल, यानी 7p में 7s 7p में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आउटर मोस्ट 7th सेल है तो 7th पीरियड हो गया। ब्लॉक भी फाइंड आउट कर लिया हमने, और बस ग्रुप फाइंड आउट करना। ग्रुप फाइंड आउट करने का मेथड बताता हूं। देखो अगर मान लीजिए p ब्लॉक आ जाए, आपका s ब्लॉक आ जाए, तो सीधा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, और मान लीजिए p ब्लॉक आ जाए, क्या करोगे 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे s प्लस p के। जैसे एग्जांपल इसका लेते हैं 10 प्लस, इसमें कितने हैं 7s में 2 और इसमें 5, 2 + 5, कौन सा ग्रुप आया 17 किसका है, हैलोजन फैमिली का है। ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो। d के लिए क्या करोगे 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns प्लस n-1 d सब सेल, ये आ जाएगा। ठीक, और अगर बात की जाए f सब सेल के लिए हमेशा थर्ड ग्रुप होता है ओनली। ठीक है, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखा रखा है, प्रैक्टिस करवाई है अच्छे से। ठीक, फिर एक बार आपका रिवीजन हो गया। मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी, ध्यान कहाँ पे रखना है, इस रूल के अकॉर्डिंग कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब ये जब भी आपको ग्रुप फाइंड आउट करना है, पीरियड फाइंड आउट करना है, ब्लॉक फाइंड आउट करना है, कभी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। बस आपको किस में ध्यान रखना है, ये 3-4 बताए थे मैंने आपको, 57 वाले में ध्यान रखना, 71 वाले में ध्यान रखना है, 89 वाले में ध्यान रखना है, और इसके साथ कौन सा था, एक और कौन सा अपना 89 के साथ 103, इनमें अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा ना, फिर आप बार बार बोलोगे ये डी, ये किसका, किसी में बोल दोगे एफ का, किसी में बोल दोगे डी का है। लेकिन ध्यान रखना 57 वाला किसका है, 71 वाला किसका है, 89 वाला किसका, 103 वाला किसका है। अब आपका काम है, क्योंकि आप भूल चुके हैं, मैं रिवाइज कराऊंगा, मैं यहाँ पे बोल दूंगा तो आपको फिर रिमाइंड हो जाएगा, फिर आप छोड़ दोगे इसको। आप एक काम करो 57 का इस मेथड के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करके देखो, फिर पीरियोडिक टेबल में चेक करना एग्जैक्टली वो कहाँ पे लाई करता है। फिर इससे क्या होगा, आपका फायदा क्या होगा, जब आप खुद करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मिस्टेक होने के चांसेस है। तो प्लीज एक बार खुद करके देख लें इसको, कौन से क्वेश्चन को, इनको है ना, इस रूल के अकॉर्डिंग इनका क्या करना है, आपको पीरियड फाइंड आउट करना है, ग्रुप फाइंड आउट करना है, ब्लॉक फाइंड आउट करना है, सबका करो कोशिश। ठीक है, लिखो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और उसमें मिस्टेक होंगे वो देख लेना, मैंने वैसे लेक्चर में भी सिखा रखी है आपको। ठीक, और नहीं तो आप फिर पीरियोडिक टेबल में देख लेना आपका सही आंसर आया क्या। लिखो इसको जल्दी से। नेक्स्ट आपका 4th क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ एफ माइनस ओ एंड ओ माइनस टू आर इन द ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा रहा है। एफ है, एफ माइनस है, ओ है और ओ माइनस 2 है। देखो भाई सिंपल सी बात है, हमेशा आपके एनायन की रेडियस सबसे बड़ी होती है। एनायन की किससे बड़ी होगी, न्यूट्रल एटम से, और न्यूट्रल एटम की किससे बड़ी होगी, कैटायन से। ये चीज आपको पता है, क्योंकि इसमें एनायन में इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो सबसे ज्यादा होता है ना, फिर और सबसे कम इसमें होता है कैटायन का, इसलिए उसकी सबसे कम। ठीक, ये चीजें मैं अच्छे से सिखा चुका हूं आपको। अब देखो इन दोनों में ये दोनों क्या है, O-2 और F माइनस, इनकी ज्यादा होगी किससे, इन दोनों से। ठीक, तो अब इन दोनों में ज्यादा किसकी होगी, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इसको 10 इलेक्ट्रॉन को 8 प्रोटॉन खींच रहे हैं, इसके कितने खींच रहे हैं, इसके 9 प्रोटॉन खींच रहे हैं, इसके क्या करोगे 9 प्रोटॉन खींच रहे हैं, तो ज्यादा इसको खींचेंगे है ना, इसकी वैलेंस सेल को
ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे खींचने वाले 9 प्रोटॉन है, यहाँ पे 8 प्रोटॉन है, तो ये ज्यादा खींचेंगे तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। समझ आ रही बात? ये ऐसा बोल दिया करो जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज आए तो इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो, जिसका इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो ज्यादा होगा, ठीक, उसका साइज ज्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ पे 10/8 है, ये 10/9, ये ज्यादा है इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो, तो इसीलिए उसका साइज भी क्या आ गया, ज्यादा आ गया। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, ऑक्सीजन फ्लोरीन में एज वी गो लेफ्ट टू राइट, देखो होता क्या पीरियड में, दोबारा कॉन्सेप्ट रिमाइंड कर देता हूं, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे सेकंड पीरियड में ओनली सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, थर्ड पीरियड में थर्ड सेल में जाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब वो एक ही सेल में जा रहे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब भी आता है भाई हम एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन आता है एक प्रोटॉन आता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो पैरेलल बढ़ रहे हैं। अब आपका क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन आपका बार बार सेकंड सेल में ही आ रहा है, लेकिन आप देखो इसी सेकंड सेल में आएगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो यहाँ पे बढ़ रहे हैं ना आपके साथ में। जैसे भाई ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन होंगे, नाइट्रोजन में इनसे कम थे 7 प्रोटॉन थे, कार्बन में और कम थे 6 थे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। एज वी गो लेफ्ट टू राइट जाने पे एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज, जेड इंक्रीज, क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज या जेड इफेक्टिव इंक्रीज, ठीक, तो क्या होगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। क्या बोलोगे, कार्बन का सबसे छोटा, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का, और इनसे भी बड़ा किसका होता है, कार्बन से बोरोन का, इससे बड़ा बेरिलियम का, बेरिलियम से बड़ा लिथियम का, लेकिन नियोन का सबसे ज्यादा होता है। अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में आपको पता है सबसे बड़ा साइज किसका होता है, इनर्ट गैसेज का होता है। रीजन, क्योंकि उनके पास वंडरवाल रेडियाई होती है। ठीक, तो इसलिए हमने यहां से ये सीखा ऑक्सीजन बड़ा होगा किससे, फ्लोरीन से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, तो आंसर चेक कर लो, आंसर कौन सा आ गया, ए आ जाएगा। आंसर ए में शब्द दे रखा है। ठीक, ये रहा फोर्थ का, ए लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आयन। एल्यूमिनियम +3 है, बेरियम +2 है, Mg2+ सोडियम प्लस। अब अपने को पता है भाई, हम जैसे ये पढ़ते हैं, देखो ये हो गए आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक, और ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। मैंने आपको इनका साइज याद करा था, ऐसे याद करना है ऐसे, ठीक, और इसका यहाँ पे n बना लेना, यहाँ पे क्या बोला था, n बना लेना, सॉरी ये सुनील नैन बन गया ना, देखो सुनील नैन बना लेना, सिखाया था ऐसे, सिखाया था आपको, देखो ये ऐसे सिखाया था अगर आपको याद हो। ठीक, तो अब देखो सबसे छोटा साइज देखो, इसका बड़ा साइज होगा, ठीक, इससे बड़ा मैग्नीशियम का होगा, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम का होगा, ठीक, फिर सुनील और नैन को जोड़ो, सोडियम से बड़ा कैल्शियम का होगा, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम का, स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम का, और बेरियम से बड़ा किसका होगा, पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम का, रुबिडियम से बड़ा सीजियम का। ये ऑर्डर आता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, सुनील नैन याद रखना है ना, मेरे नाम से याद कर दो। देखो लिथियम से बड़ा सबसे छोटा बेरिलियम हो गया, बेरिलियम से बड़ा कौन होगा, बेरिलियम से बड़ा कौन होगा भाई, लिथियम, और लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम, और बेरियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, और रुबिडियम से बड़ा सीजियम। ठीक, ये आ गया। ये तो इनका ऑर्डर रहा है। अगर आप इनके कैटायंस का करोगे ना, तो कैटायंस का भी सेम ऑर्डर आएगा, यानी बेरिलियम 2+, फिर लिथियम प्लस बड़ा होगा उससे, ऐसे ये आ जाएगा। अप्रोक्स यही ऑर्डर आता है, कहीं पे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आप यही मान के चलो यही ऑर्डर आएगा जैसे इसका है। ठीक, इतना टफ क्वेश्चन आपके देगा नहीं, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है देखा जाए तो। ठीक, इसमें क्या दिया गया, अपने को दे दिया सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, एल्यूमिनियम 3+। ये देखो सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+। ठीक, इन तीनों में बात की जाए, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, 10 10। अब इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो चेक करो, इसके डिवाइड बाई 11, इसमें 12 प्रोटॉन, इसमें 13, तो जिसका इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो सबसे कम होगा उसका साइज सबसे कम, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अब अगर बात की जाए सोडियम में और बेरियम प्लस में, तो सोडियम में और बेरियम प्लस में देखना, बेरियम यहाँ आ रहा है और सोडियम यहाँ आ रहा है, यानी बेरियम 2+ भी इससे बड़ा होगा सोडियम से, तो सबसे आगे कौन आ जाएगा, बेरियम 2+। ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा इनका, और ये ऑर्डर आएगा, तो आंसर चेक कर लो, आंसर आपका बी आ जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, फिफ्थ का अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, वो कॉन्सेप्ट भी रिमाइंड करा दिया जिससे आपको डर लगता रहता है।
लिख लो। अब तो डर बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सुनील नैन से एक बार आपको लेक्चर में याद करा दिया, एक बार यहाँ याद करा दिया। इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द आयोडीन स्पीसीज। 6 क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, आई है, आई माइनस है, आयोडीन है और आई प्लस है। ये बताओ एनायन है, ये न्यूट्रल एटम है, वो उसका कैटायन है, तो ऑर्डर यही आएगा, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। एनायन हमेशा न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है और न्यूट्रल एटम हमेशा कैटायन से बड़ा होता है। ठीक, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो आंसर देख लो कौन सा आ गया, आई माइनस आई, ये डी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, लिख लो इसको। इसमें लिखना क्या है, तो सबने कर ही लिया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, 7th भी आसान क्वेश्चन है। द आयोनिक रेडियाई ऑफ N3 माइनस O2 माइनस F माइनस एंड Na प्लस। देखो N3 माइनस O माइनस 2 F माइनस Na प्लस, ये क्वेश्चन दे रखा है ना। इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देखो, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो जिसका बड़ा होगा उसमें क्या होगा, उसका साइज बड़ा। इसमें 7 प्रोटॉन, इसमें 8 प्रोटॉन, इसमें 9 प्रोटॉन, इसमें 10 प्रोटॉन। तो 10/7 सबसे बड़ा इसका है, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो सबसे बड़ा साइज इसका, फिर इसका, फिर इसका, ये ऑर्डर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका कौन सा आ गया, N3 माइनस O2 माइनस ए में ही दे रखा ना, Na प्लस। ठीक है, ए में ही दे रखा है, तो आंसर 7th का ए आ जाएगा। इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, 8th क्वेश्चन है। ऑफ द फॉलोइंग द आयन विद द स्मॉलेस्ट आयोनिक रेडियस इज। ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो क्या दे दिया, K प्लस दे दिया, कैल्शियम 2 प्लस दे दिया, टाइटेनियम 3 प्लस दे दिया और टाइटेनियम 4 प्लस दे दिया। अगर इसमें बात की जाए, इसमें 19 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 18 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 20 में से 2 निकाल लिए, 18 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें 22 रहते, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला 19। ठीक, और इसमें कितने बचेंगे, 18 बचेंगे। ठीक, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो चेक करो। हालांकि ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, ये और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इनमें तो चेक कर सकते हैं वैसे भी। ठीक, और अब देखो वही सिंपल सी बात है। अब इसको ना इसको यहाँ से हटा ही दो, एक काम करो, इसको यहाँ से हटा ही दो, इसको भूल जाओ एक बार के लिए। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो अगर चेक करोगे कितना आएगा इसका, इसमें 19, इसमें 20 और इसमें कितने आते हैं 22। तो ऑर्डर ये आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, इन तीनों में सबसे छोटा ये है। अगर टाइटेनियम 3 प्लस और टाइटेनियम 4 प्लस की बात की जाए तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना छोटा साइज, तो ये ऑर्डर आएगा। तो इनमें तीनों में भी छोटा और इससे भी छोटा, यानी सबसे छोटा कौन, डी, यही टाइटेनियम 4 प्लस। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। इनकरेक्ट बतानी है, ध्यान से इस चीज को अंडरलाइन कर लिया करो। द इनकरेक्ट पूछा है। अब देखो, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg। ये तो सही है बिल्कुल। अगर ए की बात करें, आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1, तो Mg का ज्यादा होगा एल्यूमिनियम से। तो पहला स्टेटमेंट तो उसने सही दिया है। ठीक, तो बी स्टेटमेंट की बात करते हैं। ये तो सबको पता ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं जब बढ़ता है। ठीक, लेकिन दिक्कत किस में आती है, जैसे लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है ना, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट ए की लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ेगा। और सबसे मैक्सिमम किनका होगा, इनर्ट गैसेज का होगा, ड्यू टू स्टेबल फुलफिल्ड इनर्ट कॉन्फिगरेशन। ठीक, ये ऑर्डर आता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, बेरिलियम का 2s2 में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसका 2p में से जाता है। तो जो 2s सब सेल रहती है, उसकी पेनिट्रेशन पावर आपकी किससे ज़्यादा रहती है, उसकी पेनिट्रेशन पावर 2p से ज़्यादा रहती है। s की पेनिट्रेशन पावर की थी ना हमने, पावर किसकी ज़्यादा होती है, s की सबसे ज़्यादा, फिर p की, फिर d की, फिर f की। ये ऑर्डर आता है आपका। ठीक, क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि S न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, तो S सब सेल पे सबसे ज्यादा उसका पुल होगा न्यूक्लियस का।
तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, या यूं भी कह सकते हैं एस सबसे सिमेट्रिक सेल है, तो सिमेट्रिक सब सेल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना वैसे ही मुश्किल होगा। दोनों ही बातें सही है, लेकिन मोर करेक्ट कौन सी है कि एस सब सेल न्यूक्लियस के सबसे पास होती है। समझ आ रही बात। नेक्स्ट इसमें देखना, एक और देखते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का होता है एक्सेप्शनली। क्यों? क्योंकि इसका क्या है 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है, और इसका क्या है 2s2 2p4, तो इसका हाफ फील्ड है। ठीक, क्या आ गया, इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से। ठीक, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जब होते हैं तो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। बिल्कुल सेम ऑर्डर लिखना पड़ेगा आपको किसका, अगर बात करें नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, आना तो ये चाहिए, ये ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन सिमिलर, जैसे अगर बात करेंगे हम यहाँ पे Mg से इलेक्ट्रॉन 2s से जाएगा, और एल्यूमिनियम से किससे जाएगा 2p से जाएगा, सॉरी 3s से जाएगा, और उसका 3p से जाता है। तो इसमें क्या है 3s2 3p1, और इसका क्या है 3s2, तो इसका ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर बात की जाए आपकी फास्फोरस और सल्फर में, फास्फोरस का ज़्यादा होता है, रीजन वही, फास्फोरस का क्या है हाफ फील्ड है, क्या फास्फोरस 3s2 3p3। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg इज ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, यानी आयनाइजेशन एनर्जी, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। ठीक, IE2 की बात हो रही है Mg प्लस में, यानी और सोडियम प्लस में, तो सोडियम प्लस में क्या रहेगा 2s2 2p6, और ये क्या रहेगा 3s1। तो अब बताओ भाई इलेक्ट्रॉन निकालना किससे, टू सेकंड सेल से मुश्किल है, थर्ड सेल से, सेकंड सेल से मुश्किल होगा, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की ज्यादा होगी। ये क्या बोल रहा है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg इज ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक, सी वाली स्टेटमेंट पढ़ो, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है सोडियम का, इज मोर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg। ये बात भी रॉन्ग हो गई, सोडियम का मैग्नीशियम का ज्यादा होता है ना सोडियम से, लेकिन यहाँ पे इसमें यहाँ पे एक करेक्शन है। ठीक, यहाँ पे आएगा लेस देन। ठीक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मेरे इसमें, तो लेस आएगा, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, यानी सी भी सही हो जाएगी। अब डी चेक करो। ठीक, मेरे में एक करेक्शन है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, लेस मोर नहीं लेस आएगा। नेक्स्ट, द थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg इज ग्रेटर देन द थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम। वे आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड की बात कर रहा है, Mg का बोल रहा है एल्यूमिनियम से ज्यादा हुआ। अब Mg में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा 2s2p6, और इसका क्या बचेगा 3s1। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा 3s से जाएगा, यानी थर्ड सेल से जाएगा, इसमें सेकंड सेल से जाएगा, तो इसका ग्रेटर होगा। इसने भी यही बोला है, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg इज ग्रेटर देन थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम। ये स्टेटमेंट भी सही है। उसने क्या पूछा था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सी है बी, तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपना बी आ जाएगा। ये हो गया आपका। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, इसलिए हर बार ये क्वेश्चन मैं पक्का पूछता हूँ पीरियोडिक टेबल में। ठीक, इसको लिख लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज हाईएस्ट कैटायन टू एनायन साइज रेशियो। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, यानी यहां पे देखो क्या बताना, कैटायन बाय एनायन रेशियो मैक्सिमम होना चाहिए। अब मैक्सिमम कब होगा, जब आपका कैटायन क्या हो लार्ज हो, लार्जेस्ट हो, और एनायन जो दे रखा है एनायन क्या होना चाहिए स्मॉलेस्ट, तो कैटायन बाय एनायन रेशियो क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। तो अब देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, देखो सब जगह सीजीएम है, लिथियम है और सोडियम है, तो आपको पता सबसे बड़ा कैटायन कौन है सीजीएम। कैटायन की बात करें अगर इन तीनों में, लिथियम है, लिथियम प्लस में है, सोडियम प्लस में है, सीजीएम प्लस में है। ठीक, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे सबसे बड़ा कैटायन कौन सीजीएम आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, और एनायन की बात की जाए तो एक तो F माइनस है और एक I माइनस है, तो छोटा कौन आएगा फ्लोराइड आयन, और यहाँ सीजीएम कैटायन बड़ा, तो CSF में क्या होगा लार्जेस्ट कैटायन बाय एनायन, लार्जेस्ट कैटायन टू एनायन साइज रेशियो होगा। ठीक, इसका कैटायन बाय एनायन रेशियो साइज का रेशियो मैक्सिमम होगा। समझ आएगी नहीं आई बात। आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका आंसर CSF बी आंसर आ जाएगा 10th का बी। लिखो नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई ऑफ द आयंस Br माइनस F माइनस O2 माइनस S2 माइनस। देखो भाई ये दोनों कौन से हैं
ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है आपके, n इक्वल टू 2 के एलिमेंट्स है, और ये कौन सा है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, n इक्वल टू 3। और ब्रोमाइड आयन कौन सा है, फ्लोराइड ब्रोमाइड क्लोराइड ब्रोमाइड, यानी n इक्वल टू फोर्थ पीरियड का। तो वेरी सिंपल कि फोर्थ पीरियड वाला सबसे बड़ा होगा, ब्रोमाइड आयन सबसे बड़ा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। फिर थर्ड पीरियड वाला होगा एनायन, फिर ये दोनों एनायन जो है O-2 और F- दोनों क्या है भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो इसका 10/9, इसका 8, तो इसका इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो ज्यादा है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, आंसर यही आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो अब चेक कर लो कौन सा आंसर है, Br- और S2- सी आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, लिखो इसको जल्दी से। नेक्स्ट देखो 12th क्वेश्चन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज। अब देखो ये मैं आपको बता चुका हूं, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, अगर सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, और क्लोरीन है, और आर्गन है, एज वी गो लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा किसका होता है, जो इनर्ट गैसेज होती है, ड्यू टू देयर फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता ना, इसलिए ये आ जाएगा ऑर्डर, ये ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या सिखाया था, मैंने ये बताया था आपको कि यहां पे अगर बात की जाए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम का ज्यादा होता है। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि इसमें 3s2 से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसमें 3s2 3p1 से। और जो हम पेनिट्रेटिंग पावर देखते हैं, पेनिट्रेटिंग पावर किसकी सबसे ज्यादा होती है, बोलो भाई, ये उड़ रहा है कि नहीं, sp-d-f, क्योंकि s न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो क्या बोलेंगे, उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा। सिमिलरली अगर बात की जाए फास्फोरस और सल्फर में, फास्फोरस का ज्यादा होता है और सल्फर का कम होता है। रीजन, फास्फोरस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड होता है, यानी हाफ फिल्ड पी सबसेल है। क्या है, हाफ फिल्ड पी सबसेल जो है, उसके कारण क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। और इसका क्या है, 3s2 3p4, ये क्या है, पार्शियली फील्ड है। समझ आ रही बात? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर की बात करें तो नियोन का सबसे ज्यादा, ठीक। अच्छा, नियोन भी देखा इसमें, ये तो मैंने थर्ड पीरियड का बताया आपको। अब नियोन और तो नहीं है कोई, नियोन है, क्लोरीन, फास्फोर, सल्फर, ये सारे क्या है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक। तो इनका तो ऑर्डर आ गया आपको समझ में। देखो क्या आएगा, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, ठीक, फिर फास्फोरस का आएगा, फिर सल्फर का आएगा, फिर एल्यूमिनियम का नहीं, मैग्नीशियम का आएगा, यहां पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का, ये ऑर्डर आएगा। और नियोन का इनसे भी ज्यादा आएगा। रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि नियोन में क्या है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और ये सब थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। तो अब देखो आंसर क्या आएगा, ये देखो कहां दिया, नियोन, क्लोरीन, फास्फोर, सल्फर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बी में दिया है। तो आंसर क्या आएगा अपना, बी आंसर आ जाएगा। कर लो इसको नोट। अब 13th क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप सबने मिस्टेक किया होगा। रीजन क्या है इसका, थोड़ी सी मिस्टेक आपकी छोटी सी हुई होगी ए और डी ऑप्शन में। कैसे करते देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हाईएस्ट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। इसमें क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। इसमें क्या होगी, एनायन बना है, रिलीज होगी। किसकी फॉर्म में रिलीज होगी भाई, बोलो किसकी फॉर्म में होगी, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की फॉर्म में, ठीक। न्यूट्रल एटम से एनायन बन रहा है, तो ये स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं, ब्रोमाइड आयन भी और आयोडाइड आयन भी, तो स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रूप में एनर्जी रिलीज होगी। इसमें क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी इन फॉर्म ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब लिथियम में इसकी बात की जाए तो यहां पे कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d10 4s1। तो यहां पे 3d10, इसका क्या बोलेंगे, इसका यहां पे अगर शिल्डिंग इफेक्ट देखा जाए, शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, और शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, इसलिए इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है, ठीक। और अगर बात की जाए कॉपर का आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर की बात करोगे, ये अप्रोक्स 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अगर लिथियम की बात करोगे तो ये कितना रहता है आपका, 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है।
देखो हर बार ऐसी चीजें नहीं आती, एक तो जो आ सकती है वो मैंने पेपर में ही दे दिया आपको। ऐसा नहीं कि सबका रटने की जरूरत है क्या सर, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। यही एक ऐसा क्वेश्चन आया, पूछा गया था पहले, लेकिन अब इतने मतलब डिफरेंस वाले क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता, आपका कॉन्सेप्ट ओनली चेक करता है। तो फिर इसका थोड़ा सा ये रीजन हो जाता है, इसलिए क्या है कि कॉपर की थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 3D में इलेक्ट्रॉन जब फिल होते हैं तो उसकी शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट क्या आता है, एस का सबसे ज़्यादा, फिर पी का, फिर डी का, और फिर एफ का सबसे कम। ठीक, जैसे जैसे शिल्डिंग हटेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा, आयनेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका आया, कॉपर का आ जाएगा। आंसर क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी इसी में एब्जॉर्ब होगी। वैसे तो एनर्जी तो ए और डी में ओनली एब्जॉर्ब हो रही है, तो मैक्सिमम किस में हो रही है, हाईएस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कॉपर में, ए में। ठीक, ये 13th क्वेश्चन था आपका, एक बार ये नोट करना आपने को, फिर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देखो 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोवेस्ट आयनेशन पोटेंशियल। लोवेस्ट आयनेशन पोटेंशियल बताना। देखो भाई अपने को हाइड्रोजन दे रखा है, हीलियम दे रखा है, फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है, ठीक, n इक्वल टू फर्स्ट के, और क्या दे रखा अपने को, फ्लोरीन दे रखा है और लिथियम दे रखा है। कौन से पीरियड के है, सेकंड पीरियड के। ये लिथियम, ये फ्लोरीन, इन दोनों में इसका ज्यादा होगा और इन दोनों में इनका ज्यादा होगा और इन दोनों से ज्यादा इनका होगा, ऐसे तो बोलेंगे। यानी हीलियम का सबसे ज्यादा, फिर हाइड्रोजन का, फिर फ्लोरीन का और फिर लिथियम का, ये ऑर्डर आएगा। तो क्या पूछा है, लोवेस्ट आयनेशन पोटेंशियल, आंसर सी आ गया, लिथियम का। बहुत आसान क्वेश्चन है, लिख लो, है ना। ऐसे क्वेश्चन लिखने के लिए टाइम नहीं चाहिए ना। नेक्स्ट देखो 15th क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। इनमें लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयनेशन एनर्जी बढ़ती है, ये आएगा, है ना। सबसे ज्यादा इसका क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके पास फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना। हालांकि साइज भी सबसे बड़ा है, हम बोलते तो ये लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटा, आयनेशन एनर्जी बढ़ा, लेकिन इसका साइज भी बड़ा होता है, आयनेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है। रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऑर्डर ये आना चाहिए, ठीक। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहां पे बेरिलियम और बोरोन में, बेरिलियम के पास क्या है, 2s2 है, और बोरोन के पास क्या है, 2s2 2p1 है। तो इसकी 2s सबसेल से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बहुत ज्यादा उसकी पेनिट्रेशन पावर होती है। तो पेनिट्रेशन पावर, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पेनिट्रेशन पावर क्या होती है इसकी, s सबसेल की सबसे ज्यादा होती है। यानी s से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे पास होती है। समझ आ गया। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन और फ्लोरीन में, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। रीजन क्या है, क्योंकि इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है और इसका क्या है, पार्शियली फील्ड है, ठीक। तो इसके कारण ये क्या होगा, क्या बोलोगे, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ये है आपका। अब चेक कर लो ऑर्डर कौन सा आएगा, फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। आंसर सी आ जाएगा इसका भी, ठीक। लिखो जल्दी से, ये आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट पूछ लेते कभी सेकंड पीरियड का, कभी थर्ड पीरियड का, है ना। इतना अच्छे से मैंने आपको करा दिया, मेरे ख्याल में अब आपको कोई जरूरत नहीं है बार बार बताने की, है ना। कौन सा क्वेश्चन था ये, 15th हो गया नोट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो, द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन O2 माइनस रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एंडोथर्मिक स्टेप्स एज सोन बिलो, ठीक। इसमें बोल रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है और इसमें एब्जॉर्ब होगी। ये क्या हुई, रिलीज हुई पहले स्टेप में और दूसरे में एब्जॉर्ब हो रही है, यही तो बोल रहा है वो, ठीक। ये एक्सोथर्मिक एंड दिस वन इज एंडोथर्मिक, ठीक। वो बोल रहा है क्यों, दिस इज बिकॉज ऑफ, ठीक। रीजन क्या है भाई, पहले स्टेप में क्या है, ऑक्सीजन जब इसमें जाता है O माइनस में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रूप में एनर्जी निकलती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस से। जब ऑक्सीजन आयन बनता है और ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन, और इस रिपल्सन के कारण क्या होगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब। समझ आई कि नहीं आई बात, ये रीजन है। तो देख लो, O माइनस आयन विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन, पहला ही ऑप्शन आ गया। ऑक्सीजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये रीजन नहीं है इसका। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, O माइनस आयन हैज कंपैरेटिवली लार्ज साइज, ये नहीं है। उसने बोला क्या है, रिक्वायर O2 माइनस में रिक्वायर फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन आयन जो है, एनायन जो है, वो कमिंग इलेक्ट्रॉन का, एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, विरोध करेगा, ठीक। आंसर ए आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, 16 का ए आ गया, ठीक।
ये आपको मैंने उसमें भी करवाया है, लेक्चर में भी करवाया अच्छे से, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में ही पूछा हुआ है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। 17 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा? देखो एनायन है, M माइनस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप, ठीक, इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। ये आयनेशन पोटेंशियल है, इसमें नेगेटिव होगा। एनायन में से इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई ज्यादा जोर नहीं लगेगा, ठीक, मतलब जरूरी नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है, कह नहीं सकते, है ना, श्योर नहीं बोल सकते। क्योंकि जैसे अब आप बेरिलियम एनायन है, बेरिलियम एनायन का क्या 1s2 2s2 2p1 है, ठीक, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बेरिलियम बन गया। ये क्या कॉन्फ़िगरेशन आया इसका? 1s2 2s2, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो एनर्जी क्या होगी? आयनेशन एनर्जी इसकी नेगेटिव होगी, तो एनर्जी रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे F माइनस है, इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी अपने को क्या करना पड़ेगा? देनी पड़ेगी स्टेबल में से, क्योंकि स्टेबल से क्या जा रहा है? थोड़ा सा कम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है, ठीक, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में, एनायन के केस में आयनेशन एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट देखो, बी वाला M क्या कर रहा है? कैटायन में जा रहा है, इसमें क्या होगा? एब्जॉर्ब होगी, ठीक। नेक्स्ट क्या है? C वाला, ये क्या है? प्लस से किस में जा रहा है? M2 प्लस में, इसमें और एब्जॉर्ब होगी, ज्यादा होगी, ठीक। और D वाले में अगर बात की जाए, M2 से किस में जा रहा है? +3 में जा रहा है, ठीक, इसमें एब्जॉर्ब और ज्यादा होगी, इसमें थोड़ी कम हुई, उसमें सबसे कम हुई, ठीक, तो ये सबसे ज्यादा इसमें होगी, यानी B से ज्यादा C में, C से ज्यादा D में। और आंसर क्या? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसमें ऑब्जर्व? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर यही आएगा कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक। और इसके केस में हम ज्यादा बोल नहीं सकते। मान लीजिए हम यही मान लें कि एनर्जी एब्जॉर्ब ही हुई है, तो इसमें सबसे कम एब्जॉर्ब होगी फर्स्ट वाले केस में, ठीक, तो सबसे कम फर्स्ट वाले में होगी, सबसे मैक्सिमम किस में होगी? डी में होगी। आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था आपका? ये 17 था, लिख लो इसको। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी किसकी? हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी। ये तो अभी बताया है आपको, सोडियम और मैग्नीशियम है भाई, ठीक। कौन से पीरियड के हैं? थर्ड पीरियड के हैं, ठीक। और फ्लोरीन और कार्बन कौन से पीरियड के हैं? ये सेकंड पीरियड के हैं। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? इन दोनों की होगी, और इन दोनों में ज्यादा फ्लोरीन की और इन दोनों में ज्यादा मैग्नीशियम की। तो क्या पूछ रहा है? हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी। आंसर डी आ गया, इसमें भी कुछ नहीं है ना। इतना आसान आसान क्वेश्चन खूब करे हमने, ठीक। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर इज। देखो पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? ये हालांकि हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, लेकिन देख लो पोलराइजिंग पावर के लिए, देखो पोलराइजिंग पावर की अगर बात की जाए, ये फेजान्स रूल का क्वेश्चन है, ठीक। हम क्या करते हैं? फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं? अगर साइज ऑफ कैटायन अगर स्मॉल होगा तो पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा। साइज ऑफ एनायन का साइज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। यानी पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, एंड पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन, चाहे वो कैटायन है चाहे एनायन है। अगर कैटायन पे ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा पोलराइज करेगा, एनायन पे ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा पोलराइज होगा, ठीक। एक्चुअल में पोलराइजेशन क्या होता है? ये कैटायन है, ठीक, इसके पास ये एनायन आया, ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा ऐसे, इसको एक्चुअल में ऐसा बना देता है, देखो ये ऐसा बना देता है, ये इधर इसका नेगेटिव पार्ट आ जाएगा और सारा पॉजिटिव पार्ट एक तरफ चला जाएगा। दिस इज पोलराइजेशन। तो जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज्यादा खींचेगा, ठीक, और जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज्यादा उसकी तरफ खींचा चलाएगा, ठीक। और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा, एनायन भी उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा, कैटायन भी उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें देख लो, इसमें क्या है? चार्ज से ही कर देंगे हम इनको, चार्ज से और साइज से। जिसका चार्ज ज्यादा उसका साइज भी छोटा हुआ, सारे कैटायन है, तो इन कैटायन के साइज की बात करो। साइज की बात की जाए तो सीजियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, मैग्नीशियम 2 प्लस है और एल्यूमिनियम 3 प्लस है। ये दोनों तो क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इन दोनों में तो ये बड़ा होगा। ये क्या है? सेकंड, ये कौन से पीरियड के हैं? थर्ड पीरियड के हैं। ये फोर्थ पीरियड का है, ये इनसे बड़ा, और ये सिक्स्थ पीरियड का, ये इससे ही बड़ा, ठीक। ये साइज है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, सीजियम प्लस का कम, पोटेशियम प्लस का ज्यादा, Mg2 प्लस का उससे ज्यादा, और एल्यूमिनियम 3 प्लस का सबसे ज्यादा। आंसर चेक करना, फर्स्ट वाला आ गया आंसर, ए आ जाएगा आपका 19th का। ये लिख लो,
ये भी आसान सा क्वेश्चन था। हालांकि अगर आपसे नहीं हुआ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है आपका केमिकल बॉन्डिंग का है। ये पीरियोडिक टेबल में गलती से क्वेश्चन आपका आ गया, लेकिन अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर जैसे मैंने अभी समझा दिया, अभी भी नहीं समझ में आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले केमिकल बॉन्डिंग में अपने को पोलराइजेशन पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ठीक, इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस रिक्वायरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज। एब्जॉर्प्शन किस में होगा? देखो पहले में क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रूप में एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रूप में एनर्जी रिलीज होगी, और यहां भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रूप में एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन ऑक्सीजन कभी भी कोई O2 माइनस में जाएगा, हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक, जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है ना, पहला इलेक्ट्रॉन लेता है, तब एनर्जी रिलीज होती है। 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, 5 लेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन लेगा, एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होगी एक इलेक्ट्रॉन के बाद। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक, ये आपका 20th क्वेश्चन था, लिखो इसको जल्दी से। अब नेक्स्ट देखो 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। पहला क्या अपना फ्लो F माइनस है, ये F माइनस है भाई। F माइनस तो क्या है, इसको एक इलेक्ट्रॉन और दोगे F2 माइनस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी पॉजिटिव आएगी, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और अगर बात करें ऐसे ही O को O माइनस में लेके जाओगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी नेगेटिव आएगी। ठीक, और O माइनस को O2 माइनस में लेके जाओगे, A B C, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आएगी। ठीक, एब्जॉर्ब होगी। और D में अगर Na प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन दोगे Na में जाएगा, ये भी क्या है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है भाई। इसका क्या है 2s2p6 है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ आ रही बात? और जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है ना, हम उसको 0 मान लेते हैं। ठीक, 0 मान लेते हैं। ठीक, इसकी आएगी अब सबसे ज्यादा। कौन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? ऑक्सीजन एटम एक्सेप्ट करेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर बी आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों तो भाई एनायन है, एनायन तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। आप सोचेंगे कि कैटायन सबसे जल्दी लेगा, कैटायन ले सकता सबसे जल्दी, लेकिन कैटायन देखो ऑलरेडी क्या है, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन करे बैठा है, क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन? तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन एटम। O माइनस में जाएगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी। समझ आया कॉन्सेप्ट भाई? जो एनायन पहले ऑलरेडी है वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, और लेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसी को बोलते हैं जब एनर्जी रिलीज होती है। तो पॉजिटिव की तो हम 0 मान लेते हैं। अब बात आ गई सोडियम प्लस की। सोडियम प्लस क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, तो सबसे ज्यादा एक ही बचा, ऑक्सीजन एटम की होगी। अच्छा क्वेश्चन है, रिवीजन के लिए नोट कर सकते हो 21st। नेक्स्ट देखो 22nd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। भाई आपको पता है हमेशा सेकंड पीरियड एलिमेंट से थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। रीजन क्या है? रीजन इसका ये साइज ज्यादा है, तो कमिंग इलेक्ट्रॉन को, जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की होती है, और हैलोजेंस की हर पीरियड में हैलोजेंस की मैक्सिमम होती है। तो और डाउन द ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। ठीक, तो इनमें सबसे ज्यादा किसकी आएगी? क्लोरीन की आएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि थर्ड पीरियड का है, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? और क्लोरीन की अपने पीरियोडिक टेबल में क्या होती है? मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम इन पीरियोडिक टेबल। ये ऑर्डर आएगा। किसने पूछा? इसने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बी आंसर आ गया आपका। ठीक, और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे हम लिखते हैं ना ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी कम होगी? ऑक्सीजन की। लेकिन ऑक्सीजन की इतनी कम होती है, अगर हम बात करें सल्फर से कम सेलेनियम की, और सेलेनियम से भी कम ऑक्सीजन की होती है। ये आगे एक क्वेश्चन भी मिला होगा आपको इसमें। ठीक, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन भी आगे एज इट इज मैं वहां पे बता दूंगा आपको। ठीक है, 22nd क्वेश्चन था ये। 22nd का आंसर कौन सा आ गया अपना? आंसर बी आ गया। ये याद करना है ना, ये भी याद करो साथ के साथ। ठीक, वो और बाकी याद नहीं करना है ना, लिखो इसको। इसका तो आंसर बी आ गया। 23rd में क्या है? फॉर वन ऑफ द एलिमेंट्स वेरियस सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी आर गिवन बिलो, द एलिमेंट इज। ये देखिए आयनाइजेशन एनर्जी। देखो भाई
अब हम क्या करते हैं, इसमें आप एक काम करो, लार्जेस्ट जंप देख लो किसमें आ रहा है। ये 577, ये 1810, ये 2750, ये 11580 और ये है 14820। सबसे ज्यादा गैप किसमें आया? मैक्सिमम गैप इसी में आया। और मैक्सिमम गैप कब आता है? मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है भाई, कोई एलिमेंट है, उसके आपने इलेक्ट्रॉन निकाले, उसने इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। तो जैसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो क्या होगा? उसकी आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो आयनेशन एनर्जी में वहां पे गैप ज्यादा आ जाएगा। तो कितने के बाद जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम प्लस में जाना ठीक है ना, ये इसकी IE1 है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सोडियम प्लस को मैं किस में लेके जा रहा हूं? सोडियम 2 प्लस में, IE2 है। तो IE2 और IE1 में डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि क्या कर लिया था इसने, यहां पे ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया था, है ना, NH2 2p6। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा 2s2 2p6 से, ठीक। इसलिए I2 बहुत ज्यादा होती है और ये डिफरेंस मैक्सिमम गैप आ जाता है, ठीक। इसी तरह इसमें देखो किसमें मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 1 2 3 फोर्थ आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा आएगी, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसने क्या किया? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन किया होगा। समझ आ रही बात? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका बोलते हो? इनर्ट गैसेस का, NH2 NP6। तो देख लो जैसे एल्यूमिनियम +3 में लेके जाओ, एल्यूमिनियम +3 में, सिलिकॉन +3 में, ठीक, फास्फोरस +3 में और Mg +3 में। तो अब देखो इसका क्या आएगा? एल्यूमिनियम का 2s2 2p6, ओनली इसका ही इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आया है। इसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, बहुत ज्यादा आयनेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए ही आ जाएगा। 23rd का ए आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आयनेशन एनर्जी में आपको पढ़ाया मैंने ऐसे क्वेश्चन, ठीक। इसको लिखो फिर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज शो ग्रेजुअल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अक्रॉस ए पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। भाई बोल रहा है कि डिक्रीज किस में होगा? जैसे क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने में वो बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो और कोई प्रॉपर्टी में डिक्रीज हो। ऐसा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, ठीक। आयनेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है। तो क्या आएगा? साइज यहां पे डिक्रीज हो जाएगा, आंसर डी आ जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन ये था आपका 24th। ये तो सबने कर ही लिया होगा मेरे ख्याल में, है ना। नेक्स्ट देखो 25th। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन मेकिंग फ्लोरीन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, रिवीजन करना आपको इसका। देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी, अगर मैंने 25th को नोट नहीं करवाता ना, कर लेना। हाइड्रेशन एंथैल्पी, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो समझा देता हूं भाई। F2 होता है, हैलोजन ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, F2Cl2 Br2। तो इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, ऐसे नहीं करेगा ये। इसको पहले किस में लेके जाएंगे? इसको पहले हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देंगे और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्लोरीन एटम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। ये यहाँ पे भी गैसियस रहता है, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब अपने को चाहिए एक फ्लोरीन एटम, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो पूरी रिएक्शन को, ठीक। और ये 2 यहां से हट जाएगा आपका, ठीक। ये स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में ये देगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, और F माइनस में जाएगा। इसमें एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रूप में रिलीज होगी। तो ऐसी ही अगर बात करनी है आपको, तो यहां पे क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन को क्या करोगे? क्लोरीन को आप क्या करोगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देंगे और क्लोरीन गैसियस एटम बना लिया। फिर क्लोरीन गैसियस एटम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और Cl माइनस में जाएगा। तो देखा जाए तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे और भी ज्यादा है, और ज्यादा रिलीज होगी, है ना। इसमें थोड़ी सी कम रिलीज होगी, उसमें बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है। तो क्लोरीन होना चाहिए ना मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग। लेकिन होता क्या है, ओवरऑल देखो क्या हुआ, यहां पे ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? एंडोथर्मिक है, ठीक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एक्सोथर्मिक है। और नेट प्रोसेस क्या होगी? नेट प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। हमने ये तो देख लिया क्लोरीन में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, ठीक, फ्लोरीन में कम हो रही है। तो आपको लगेगा अब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी की ओर तरफ जा रहा है। Cl माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। अरे ऑक्सीडाइजिंग का काम मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहा है, तो क्या होना चाहिए?
ये मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए। लेकिन इससे पहला स्टेप क्या है, एनर्जी देनी भी तो पड़ी है, देनी कम पड़े रिलीज ज्यादा हो, ओवरऑल ज्यादा रिलीज होनी चाहिए, वो स्टेबल होगा, वो सबसे बढ़िया सिस्टम होगा। तो इसमें देखा गया ये तो ज्यादा है लेकिन ये इसकी बहुत ज्यादा है, तो इसमें जब कंपैरिजन किया गया इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है, तो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखो इतनी कम होती है, Cl2 की ज्यादा, फिर Br2 की, और फिर F2 की, और फिर I2 की। बताया था भाई, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया मैंने आपको, ठीक। ये शायद पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बोला नहीं होगा, है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से 2-3 बार पढ़ाया है, ठीक। इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज क्या हो जाता है, लोन पेयर रिपल्सन, ये लोन पेयर रिपल्सन बढ़ जाएगा, लोन पेयर रिपल्सन बढ़ जाता है, रिपल्सन बढ़ जाएगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाएगी, ठीक। होना तो ये चाहिए, इसका 2p है, इसका 3p है, 2p वाले की ज्यादा होनी चाहिए, 3p और 4p से, क्योंकि अच्छी ओवरलैपिंग होगी छोटे छोटे की, ठीक। लेकिन उसका लोन पेयर रिपल्सन के कारण एनर्जी घट जाती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होने के कारण इसका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पीरियोडिक टेबल का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन है, ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से समझाया है, जो बातें आपको जैसे समझ में आई, अब एक काम करो, अपनी लैंग्वेज में नोट कर लो, करो इसको नोट। नेक्स्ट देखो 26 क्वेश्चन, द एलिमेंट विद पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, इसमें पॉजिटिव बताना किसकी है। जैसे अगर हम बात करते हैं एक तो इनर्ट गैसेज की, ठीक है भाई, इनर्ट गैस जो होती है, ठीक, और एक अपने अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ए वाले, ठीक, और एक फिफ्थ ए वाले, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP6, ठीक, और ये NH2NP6, ओ सॉरी NH2 आएगा ओनली, और ये है NH2NP3। तो स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, ठीक। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव किसकी होगी, सबसे ज्यादा पॉजिटिव, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव भी इनकी होगी, ये ऑर्डर आएगा, ठीक भाई, नियोन की, है ना। और यहाँ पे अगर बेरिलियम है और ये आपका नाइट्रोजन है, तो पॉजिटिव सबसे ज्यादा इसकी होगी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी ना उतनी कम बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो बहुत कम है, पॉजिटिव को हम 0 मानते हैं, तो इसकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है नियोन की, ठीक। तो इसमें देख लो हाइड्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन, नियोन, किसकी पॉजिटिव होगी, नियोन की। आंसर डी आ जाएगा। आसान क्वेश्चन, ये भी आपको करवाया हुआ है। ये था आपका 26 क्वेश्चन। क्यों ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और हम ये बोलेंगे भाई इनर्ट गैसेज की तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव, ठीक, और इनकी जो है ये अपने अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनकी लेस पॉजिटिव। भाई इनके क्या बोलोगे, एक काम करना यहां पे लिख लेना, इनकी क्या होती है, देखो येलो पेन से लिख देता हूं, इनकी क्या होगी, हाईली पॉजिटिव, इनकी क्या होगी, लेस पॉजिटिव, ठीक, इनकी क्या होगी, ऑलमोस्ट 0, ठीक, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। रीजन क्या है, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये आपका रीजन है। 26 क्वेश्चन था, आंसर डी आ गया। ट्वेंटी-7 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट represents the correct order of least negative to most negative electron gain enthalpy for carbon, calcium, aluminium, fluorine and oxygen। देखो भाई, कार्बन है आपका एक तो, ठीक, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक, ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के हैं। एल्यूमिनियम आपका कौन से पीरियड का एलिमेंट दे रखा है, थर्ड पीरियड का। और कैल्शियम कौन से पीरियड का दे रखा है, फोर्थ पीरियड का, ठीक। तो अब देखो सबसे ज्यादा सेकंड पीरियड वालों की होगी, ठीक। अब ये मत बोलना थर्ड पीरियड वाले की एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम मेटल है वैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऊपर वाले कर लेंगे, ठीक। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, ये ऑर्डर आता है, ठीक भाई। अगर हम सेकंड पीरियड की लिखेंगे, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, फिर किसकी आ गई यहाँ पे, इसमें आएगी आपकी बोरोन की, है ना। बोरोन से ज्यादा लिथियम की हो जाती है ना, फिर क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करता है, गेन करता है, बोरोन की,
और इससे कम नाइट्रोजन की, इससे कम बेरिलियम की और सबसे कम नियोन की, ये ऑर्डर आता है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आ गया तीनों में, तो इनमें एल्यूमिनियम की कम होगी और सबसे कम किसकी होगी, कैल्शियम की होगी। ये ऑर्डर आएगा 27 का। अब चेक कर लो क्यों एल्यूमिनियम कम, क्यों, क्योंकि थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, साइज बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस दूर रहेगा आउटर मोस्ट सेल से, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, दूर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन और कमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी, ठीक। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, एल्यूमिनियम, फिर कैल्शियम, आंसर डी आ जाएगा। और वैसे भी बोल सकते हो आप कैल्शियम का क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, 4s2 है, आर्गन 4s2, ठीक। वैसे भी स्टेबल उसका ऑलमोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया 27 क्वेश्चन का। कर लो इसको नोट, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल। मैंने आपको बताया है पीरियोडिक टेबल में न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं, बताओ भाई, चार ही तो बताया है, CO, NO, N2O और H2O, ये चार ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं। आंसर क्या आ गया, CO आ गया सीधा सा, ठीक, आंसर ए, ठीक। और ये ZNO क्या है, ये एम्फोटेरिक है, ठीक। ये क्या है आपका, ये भी एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें बता दूंगा। एंड दिस वन इज एसिडिक, स्लाइट, ये कम एसिडिक होता है, सिलिका, ठीक। ये लिख लो आंसर ए। 29th क्वेश्चन, अमंग Al2O3, अच्छा ये क्वेश्चन दे रखा, देखो Al2O3 दे रखा है, SiO2 दे रखा है, P2O3 दे रखा है और SO2 दे रखा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, जब भी आपको ऑक्साइड्स दे रखे हैं, एज वी गो लेफ्ट टू राइट, एज वी गो लेफ्ट टू राइट, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज। ये करवाया मैंने आपको, ठीक। और मान लीजिए तो इसका ऑर्डर ये आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आ गया, आंसर चेक कर लो कौन सा आ गया, SO2 सबसे ज्यादा, P2O3 ये वाला, आंसर डी आ गया। मान लीजिए आपको एक ही है उसके दे दे, जैसे ये दे दिया N2O, NO, N2O3 और NO2 एंड N2O5, इसमें पूछ ले तो सेम है सब। तो एज ऑक्सीडेशन, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अलग है ही नहीं क्योंकि सेंट्रल एटम सेम है। एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, ये बहुत अच्छे से करवा रखा है, +1 +2 +3 +4 +5, एक कॉन्सेप्ट और आपका रिमाइंड करवा दिया, ठीक। लिख लो इनको एक बार, है ना, क्योंकि देखो मैं जब पढ़ाऊंगा ना आपको एक एक चीज़ ऐसे, तभी बेनिफिट होगा, ठीक। वीडियो सॉल्यूशन देखोगे, एक बताना था एक कॉन्सेप्ट, दूसरा वैसे ही मूड बना रिवाइज करवा दिया, ठीक। ऊपर से नीचे आते हैं, ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है। मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए N2O5, ठीक, P2O5, AS2O5, ठीक, और क्या बोल दिया, Sb2O5, ये दे दिया। एज वी गो टॉप टू बॉटम, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज, ये ऑर्डर आएगा इसमें। समझ आ रही बात, क्योंकि नीचे जाने पे अपना जो करेक्टर है नॉन मेटल से मेटलिक करेक्टर की तरफ जाता है। मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट रखो माइंड में। तो नीचे आने पे मेटलिक करेक्टर बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसकी ऑक्साइड की, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन था अपना 29th, ये आपने नोट भी कर दिया होगा मेरे ख्याल में, अगर नहीं नोट किया तो एक बार इसको पॉज करके एक बार आप नोट कर लिया करो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन में नोट करने में कोई नुकसान नहीं है, रिवाइज हो जाएगा, ठीक। 29th हो गया अपना। अब क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना पड़ेगा। फ्लोरीन दिया है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, 4.0, 3.0, 3.5 और ये 2.1, ठीक, 2.1 नहीं 2.5 होती है ना। तो सबसे ज्यादा इसकी, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की और कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन की। आंसर चेक कर लो, पहला इसी फॉर्मेट में लिख रखा है, पहला ही आंसर आ जाएगा, इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। आंसर 30 का ए आ गया, ये आपका 30th क्वेश्चन था, लिख लो इसको जल्दी से।
नेक्स्ट आपका 31st क्वेश्चन देखो, द केमिकल एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इन द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस बताना है। देखो मैं पूरा ही रिवाइज करवा देता हूं आपको। हाइड्रोजन रहता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये रहते हैं अपने एलिमेंट। यहाँ पे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बस इनका ध्यान रख लें, काफी है। देखो इसका 2.1 रहता है, इसका 1.0, इसका 0.9 और 0.9, इसका 0.8 रहेगा दोनों का, इनका 0.8 और इसका 0.7। ठीक, इसका अगर इधर जाएंगे बढ़ेगा 1 पॉइंट, इसका आएगा 1.5, 0.5 से बढ़ता चलेगा 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0। मैग्नीशियम का, इसका इधर देखो 0.9 है, 0.3 से बढ़ा दो 1.2, 1.5, 1.8 और इसका आएगा 2.1, 2.5 और 3.0। इसका 2.8 और इसका 2.5। देख लो किस किस का पूछ रखा है। नाइट्रोजन का आएगा सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन का 3.0 आ जाएगा। फिर उसके बाद ब्रोमीन का ही आएगा आपका, कितना ब्रोमीन का, कितना 2.8 है। फिर किसका आएगा ब्रोमीन, इसमें देखा फास्फोरस, सिलिकॉन और सेलेनियम। सिलेनियम इसके नीचे आता है, सिलेनियम का अप्रोक्स 2.4 आता है, फास्फोरस का 2.1, इसका 2.4 और सिलिकॉन दे रखा है। तो यानी सबसे ज्यादा किसका, सिलेनियम का, फिर फास्फोरस का और सबसे कम सिलिकॉन का। देख लो ये आंसर आपका आ गया। आंसर 31st सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर इसको नोट करना चाहते हो कर लो, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर में भी करवा रखा है। अगर नोट करना तो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है कीपिंग इन व्यू द पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शुड हैव द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। भाई ये क्या है, नाना पाटेकर ऐसे सब भिखारी, इसको ऐसे करेंगे। ठीक, और डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। सबसे ज्यादा किसकी होगी, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, बीआई। तो आंसर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पूछ रहा ना, आंसर ए आ जाएगा। ये आपका 32nd क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 33rd क्वेश्चन। विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन ए सर्टेन पीरियड द एलिमेंट द केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज, द केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज, द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज। देखो क्या बता रहा है, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन ए पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो बताओ भाई, अगर बात की जाए केमिकल रिएक्टिविटी की, डिक्रीज होती है इंक्रीज। देखो केमिकल रिएक्टिविटी की बात नहीं की जाएगी पीरियड में, रिएक्टिविटी ओनली किस में बात की जाती है, ग्रुप में, जहां पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। रिएक्टिविटी कहां बात की जाएगी, ग्रुप में है। ये मैंने आपको बताया था, समझ आ रही बात। तो ग्रुप के अकॉर्डिंग करेंगे। और टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या है, आयनेशन एनर्जी घटती है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। ठीक, यानी लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन, सोडियम, सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन, पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन, रुबिडियम, रुबिडियम से ज्यादा सीजियम। और बात करें हैलोजन की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका ऑर्डर उल्टा आता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये पीरियड में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज, डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनेशन एनर्जी, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा, सॉरी हाँ इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज, डी आंसर आ जाएगा आपके 33rd क्वेश्चन का। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है, रिएक्टिविटी की बात नहीं करते, पीरियड में ग्रुप में करते हैं। लिखो इसको। नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीज इन द ऑर्डर। अरे ये देखा आपको, नाइट्रोजन दे रखा है और नाइट्रोजन की 3.0, और कार्बन की अगर बात की जाए, कार्बन की रहती है 2.5। ठीक, फास्फोरस की होती है 2.1, और फिर देखा सिलिकॉन, सिलिकॉन की तो 1.8 के आसपास रहती है। ये पहले भी मैं करवा चुका हूँ। आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर चेक करो। सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर फास्फोरस, फिर सिलिकॉन। आंसर सी आ गया। ठीक, ये आसान सा क्वेश्चन था। 35th, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज मैक्सिमम वैलेंसी। भाई मैक्सिमम वैलेंसी कौन शो करेगा, कार्बन क्या है मैक्सिमम 4 शो करता है, बेरियम 2 शो करेगा, नाइट्रोजन कितनी शो करता है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना लेता है ना, 3 या 5 बॉन्ड तो बनाता नहीं है, 3 बोलते हैं या तो, है ना,
3 बॉन्ड बनाता है या 4 भी बनाता है, ठीक। लेकिन सल्फर क्या है, मैक्सिमम 6 शो करता है, 2 भी शो करेगा, 6 भी शो करेगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था 35th। 36 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अरे ये देखा है भाई, हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, जैसे Li2O है, ठीक, Li2O BeO, ठीक, और फिर आएगा कार्बन का CO2, फिर आएगा N2O3, ये आएंगे मतलब ऐसे, ठीक। तो एज वी गो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है सेंट्रल एटम की, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होगी, ये ऑर्डर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो N2O3 CO2 और B2O3 बीच में रह गया, कहीं लिख लेना इसको, यहाँ लिख लो B2O3, ये मेरा रह गया, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर N2O3 CO2 B2O3 BE और Li2O, ठीक। आंसर कौन सा आ गया, 36 का बी आ गया। चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 37, in which of the following arrangements the order is not according to the property indicated against it। देखो इंक्रीजिंग आयोनिक साइज ये देखा है, सब में क्या है भाई, एल्यूमिनियम 3+ है, ठीक, Mg2+ है और सोडियम प्लस है और F- है। ऑप्शन ए, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो चेक करो, 10/13 10/12 10/11 10/9, जिसका इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो सबसे ज्यादा उसका साइज सबसे ज्यादा, ये ऑर्डर आएगा नहीं आएगा भाई, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो बोला था मैंने, ठीक, ये हो जाएगा। तो आंसर ए तो सही है, ठीक। बी देखो, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, तो आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर इनका क्या आना चाहिए, बोरोन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा एक्सेप्शनली नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है, किससे, ऑक्सीजन से। लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, लेकिन नाइट्रोजन में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होने, हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन होने की वजह से ऑक्सीजन से ज्यादा रहेगा, ठीक। इसमें देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तो सही है भाई। ई का ऑर्डर क्या आता है, क्लोरीन का ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन का सबसे कम, ये भी सही है, बी रॉन्ग था। डी, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, भाई डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप मेटालिक रेडियस बढ़ती है, ये सही है, ठीक। आंसर कौन सा जाएगा, यहां पे टिक मत करो क्योंकि सोचेंगे कि आंसर आ गया। डी का रेडियस है ना, इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, लिथियम से ज्यादा सोडियम की, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम की, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम की, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है तो क्या होगी, रेडियस बढ़ेगी। तो आंसर क्या आ गया, इनकरेक्ट पूछा था ना, नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। 37 का आंसर बी आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब सारा आपने खुद ही कर लिया होगा, ठीक। लिखो तो लिख लो, लिखना चाहो तो पॉज करके लिख लिया करो। 38, elements A and B with their respective electronic configuration 3d10 and 4s1 and 4d10 5s1 in their outermost cells are both are non metals। अरे डी की है, डी में क्या होंगी, मेटल्स होंगी, ठीक। बोथ कोइनेज मेटल, ये बात सही है। ये क्या है, कॉपर एंड दिस इज Ag, बोथ आर कोइनेज मेटल, सबको पता है इस बात का। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर बी आ जाएगा, ठीक। A इज नॉन मेटल, B इज कोइनेज मेटल, A इज कोइनेज मेटल, B इज नॉन मेटल, रॉन्ग है, ठीक। 38 का बी। नेक्स्ट देखो 39, अरेंज सल्फर ऑक्सीजन एंड सेलेनियम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैंने आपको बताया था सल्फर, सेलेनियम और ऑक्सीजन, पीछे बताया था, याद करना है इसको ना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता, लिखो इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा ना, बी नहीं, सल्फर सबसे ज्यादा आगे, ए आ गया, ठीक। और इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद करना है, ठीक। 40th क्वेश्चन, द पेयर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड इज, भाई जिसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे उसके हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होंगे। मैंने आपको एक वो बताया था, गाना सुनाया था, जिसको भी करनी है पार्टी जाओ शब ऑस्ट्रेलिया सिडनी और वियतनाम, यही बताया था ना, और ऑस्ट्रेलिया सिडनी वियतनाम, ठीक। ये होते हैं अपने, देखो इसका ZnO, इसका बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक, इसका Cr2O3, ठीक, और इसका और कौन सा आएगा, PbO एंड PbO2 बोथ, ये गैलियम Ga2O3, ठीक। और जर्मनी भी लिख लो,
जीई भी आता है ना, ठीक, जर्मनी भी आता है। जिसको भी करनी है पार्टी जाओ सब, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, वियतनाम और जर्मनी। एसबी का Sb2O3, ठीक, और Sb2O5 भी आता है इसका, दोनों ही एम्फोटेरिक होते हैं। इसका ऑस्ट्रेलिया का Al2O3, SnO2 और इसका V2O5 एंड जर्मनी का GeO2। कहे सीताजी सुने प्रभु, ठीक। ये ऑक्साइड आपके एम्फोटेरिक होते हैं, एक बार ये नोट कर लो, ये मैंने आपको करवा भी रखा है। जिसको भी करनी पार्टी जाओ सब, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, वियतनाम, जर्मनी, ठीक। कौन सा आ गया? बेरिलियम का और जिंक का, बहुत आसान है, पहले अच्छे से करवा चुका हूं। इनके ऑक्साइड अगर बेसिक है, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड हैव सेम नेचर। क्या लिखोगे? हैव सेम नेचर, सेम नेचर होती है इनकी, है ना। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा 40 का। बेरिलियम और जिंक आ रहा है, ये देखो बेरिलियम और जिंक पहले ही आ गए। इनके हाइड्रोक्साइड भी दोनों क्या होंगे? बेसिक होंगे, ठीक, सबके होंगे। आंसर बी आ जाएगा, बी नहीं सॉरी डी लिखो, डी, ठीक। ये 40th क्वेश्चन था, नोट कर लो रिवीजन के लिए। नेक्स्ट देखो 41st क्वेश्चन। एन एनायन विच हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल इज। आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन किसमें है भाई? देखो अगर बात की जाए K प्लस में कितना है? 3s2 3p6, इसमें तो नहीं है। और B में है कैल्शियम 2+, तो कैल्शियम 2+ में भी क्या होगा? 3s2 3p6, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। Na+ में भी क्या आएगा? 2s2 2p6 और D Cu+, 3s2 3p6 3d10 और 4s में क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन। 4s में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, 1 था, वही इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, और निकाल लिया तो क्या हो गया? 0 हो गया उसमें। तो आउटर ये वैलेंस सेल बची, इसमें आपके 18 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आंसर आपका डी आ जाएगा। ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन था। 42nd में क्या है? द हैलोजन दैट इज मोस्ट इजिली रिड्यूस्ड इज। देखो भाई, फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन क्या है? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ड्यू टू इट्स लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आज ये समझा भी था पहले मैंने क्वेश्चन में आपको, दोबारा नहीं बता रहा, ठीक। तो सो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करेगा? इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजिली, सबसे आसानी से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ए आ गया। तो 42nd का ए आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। ये कैसे लिख दिया मैंने? ये ए आ जाएगा, है ना। 42nd, ये भी आसान क्वेश्चन है भाई। जिसके जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, मतलब रिड्यूस, इजीली रिड्यूस हो जाएगा। एंड ये भी लिख लो, एंड गेट रिड्यूस्ड मोस्ट इजीली, ये बात भी लिख लो, ठीक है। जो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, इजीली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी लेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इसके साथ मिक्स मत करना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी है, उसको हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक। और ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर क्या है भाई? 2 एटम है, ये 2 एलिमेंट है, एक तो फ्लोरीन है, एक कोई और, मान लीजिए हाइड्रोजन है, वो इसका इलेक्ट्रॉन छीनता है इससे, और उसमें हम सिंपली एक इलेक्ट्रॉन देते हैं गैसियस एटम को। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर, इसको अपने को मिक्स नहीं करना है, ठीक। उसने साफ साफ पूछा है द हैलोजन दैट इज मोस्ट इजीली रिड्यूस। मोस्ट इजीली रिड्यूस वही होगा जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक। नेक्स्ट एक छोटी सी बात सिखा दी मैंने आपको, कहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को और ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर को मिक्स कर दो, ध्यान रखना। 43rd क्वेश्चन, इन द पीरियोडिक टेबल द मेटालिक करैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। मेटालिक करैक्टर भाई, मेटालिक करैक्टर क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, जब टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है? ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, आयनस एनर्जी घटती है, मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, क्योंकि भाई टॉप टू बॉटम जाएंगे, आयनस एनर्जी घटेगी, इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन कौन देती है? मेटल्स। तो जो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन देगी वो सबसे बढ़िया मेटल, उसका मेटालिक करैक्टर सबसे ज्यादा, तो डाउन द ग्रुप तो बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट अगर बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनेशन एनर्जी बढ़ती है, नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता है,
और मेटालिक करेक्टर घटता है। अब बताओ, डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड एंड ऑन डिसेंडिंग, नीचे जाने पे बोल रहा दोनों में ही केस में घटता है, दोनों केस में नहीं घटता, किस में घटता? ओनली लेफ्ट टू राइट। डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड एंड इंक्रीज ऑन डिसेंडिंग ए ग्रुप, ये सही है। लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज हो रहा है और टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज हो रहा है। आंसर बी आ जाएगा। 43rd आसान सा क्वेश्चन था। 44th, which is not the correct order for the stated property? BASR MG क्या करेगा? एटॉमिक रेडियस, बिल्कुल सही है ये तो, ठीक। डाउन द ग्रुप बढ़ता है। ये क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अरे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या आएगी? फ्लोरीन की ज्यादा, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, ये ऑर्डर आना चाहिए था, तो यही आंसर आ जाएगा, ये रॉन्ग है, ठीक। नेक्स्ट CLFI इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सही है, और ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी सही है। तो आंसर क्या आ गया? 44th का बी आ गया। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट देखो 45th क्वेश्चन, ए सडन लार्जेस्ट जंप बिटवीन वैल्यूज ऑफ सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट वुड बी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई किस में होगा लार्जेस्ट जंप? किस में होगा? IE2, IE3 एंड IE2 में मैक्सिमम लार्जेस्ट जंप किस में होगा? भाई जिसके दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, क्या हो जाए? बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले। भाई आपने क्या किया? ये क्या आयनाइजेशन एनर्जी 1 दिया, ठीक, इसमें M+ बना, फिर आपने एक और आयनाइजेशन एनर्जी 2 दिया, M2+ बना, तो ये क्या होना चाहिए? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिया, यानी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है ना, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर ये गेन कर ले, तो जब आप IE3 दोगे ना, तो क्या बनेगा? M3+, ये बहुत लार्ज होगा। और फिर हम क्या बोलेंगे? IE3 और IE2 में मैक्सिमम डिफरेंस होगा, मैक्सिमम लार्जेस्ट जंप होगा, मैक्सिमम डिफरेंस। तो बताओ भाई कौन है ऐसा जो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद आपका इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा? इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बनेगा इसका? दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 1s2 2s2 2p5, ठीक। इसमें से निकाला 1s2 2s2 2p6 3s1 बनेगा इसका। अरे इसका क्या बचेगा? इसका लिख देता हूं नियोन का कॉन्फ़िगरेशन, और क्या बचेगा? सॉरी, नियोन का तो बचेगा ही नहीं, क्या बचेगा इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद? ऐसे दिखा देता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन गए, क्या बचेगा? 1s2 2s2 2p5, और इसका क्या बचेगा दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद? 1s2 2s2 2p5 2p6 और 3s1, और इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बचा? 1s2 2s2 2p6 3s2, और इसका क्या बचा? दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 1s2 2s2 2p6, सबसे स्टेबल है। तो सबसे स्टेबल है तो आंसर यही आ जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, इसलिए इसका आंसर डी आ जाएगा। तो ये था आपका पीरियोडिक टेबल का टेस्ट। बहुत सारी चीजें जहां फंस सकते हैं, जहां आपको डाउट आ सकता है, जहां आप मिस्टेक कर सकते हैं, तो मैंने बार बार रिपीट कर दी। कुछ चीजें आपको क्वेश्चन कुछ पूछा, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें ही बता दी। यही फायदा है टेस्ट सीरीज और वीडियो सॉल्यूशन करने का। आप वीडियो लेक्चर करो, वीडियो लेक्चर के बाद जो क्वेश्चन बैंक दिया है वो करो, फिर टेस्ट करो। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इनमें जो आपकी मिस्टेक हो रही है उसको लिखो और उसको रिवाइज करो। लास्ट मतलब जब हम लास्ट होंगे ना, मतलब लास्ट यानी ये बोल दो कि जब हमारे पास लास्ट टाइम चल रहा होगा, मतलब एग्जाम से पहले लास्ट वीक में हमारे पास एक कॉपी होगी 100-200 पेज की, जिसमें हमने मिस्टेक्स लिख रखी होंगी केमिस्ट्री की, ठीक। वो कॉपी रिवाइज करनी है, और एक कॉपी को लास्ट 7 डेज में, लास्ट 1 डे में भी रिवाइज कर सकते हैं हम। समझ आ रही बात? फिर वो कॉपी छोटी होती जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि उसमें से मिस्टेक रिवाइज होती जाएगी, क्रॉस करते चलेंगे, यार अब ये मिस्टेक अपने से हो ही नहीं रही है, ठीक। लास्ट दिन ऐसा होगा हमारे पास टोटल 100-150 क्वेश्चन होंगे जहां पे हम, या 100-150 पॉइंट होंगे जहां पे हम मिस्टेक कर सकते हैं, और उन 100 या 150 तक, मतलब 200 तक मान लो, उनमें से ही आपका पूरा पेपर आने वाला है। वो मिस्टेक हमने नोट कर ली, वो अपने को पेपर में करनी नहीं है, तो अगर वो नहीं करेंगे अपना -1 नहीं बचेगा। 4 मार्क्स जो जा रहे थे वो बचे, और एक -1 बचा, तो टोटल 5 मार्क्स बनेंगे। और एक बार 5 मार्क्स बन जाए तो फिर तो टेंशन ही नहीं है। तो प्लीज जो बातें मैं आपको बताता हूं वैसा ही फॉलो करें, तभी मैक्सिमम बेनिफिट होगा। और ओनली केमिस्ट्री में नहीं, बायो में भी ऐसा ही करने की कोशिश करो। हर मिस्टेक को लिखो,
फिजिक्स में भी हर मिस्टेक को लिखो। मिस्टेक जितना लिखोगे, हो सकता है आपको बोरिंग लगता हो सकता हो आपका टाइम ऐसा लग रहा हो ज्यादा जा रहा है, लेकिन एक चीज पक्का है, इससे आप में इंप्रूवमेंट 101% होगा और आपको एग्जाम अच्छे रैंक के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज फॉलो करते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने फ्रेंड्स को भी सपोर्ट करते रहो, उनको भी बोलो कि आप भी फॉलो करो, आप भी ज्वाइन करो और आप सब मिलके एक साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।